वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की चर्चा करेंगे। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए एक समीकरण स्थापित किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण की स्थापना के पहले आपको क्वांटम थ्योरी आनी चाहिए। प्लांक की एक क्वांटम थ्योरी है। प्लांक ने बताया, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी इसकी चर्चा की है, फिर हम रिपीट किए दे रहे हैं। प्लांक की क्वांटम थ्योरी है कि प्लांक ने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में। इन पैकेटों या बंडलों को क्वांटा अथवा फोटान कहा जाता है और एक पैकेट की ऊर्जा एचन्यू होती है। एक पैकेट की ऊर्जा एचन्यू होती है। एचन्यू ऊर्जा का जब कोई फोटान का मतलब वही छोटे छोटे पैकेट, मतलब किसी स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन पैकेटों या इन बंडलों को क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं और इन्हीं पैकेटों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये जो नियम है या ये जो थ्योरी है ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहलाती है। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। प्लांक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। इसकी वैल्यू 6.63 या 6.625 लिख देते हैं × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो ये प्लांक कांस्टेंट हो गया और न्यू प्रकाश की आवृत्ति। प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या की गई। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो समीकरण है वो आइंस्टीन ने कैसे स्थापित किया, इसकी चर्चा करते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि जब धातु पृष्ठ पर कोई फोटान आपतित होता है तो अगर वो एचन्यू ऊर्जा का फोटान है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु पृष्ठ पर आपतित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो क्या बताया आइंस्टीन ने कि जब कोई फोटान धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु पृष्ठ पर उपस्थित या धातु में उपस्थित, धातु के भीतर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटान ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। अब इस ऊर्जा का कुछ भाग, कौन सा भाग? कार्यफलन के बराबर भाग। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है क्योंकि अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। तो आइंस्टीन ने बताया कि इस ऊर्जा एचन्यू का कुछ भाग इलेक्ट्रॉनों को धातु के भीतर से सतह तक लाने में व्यय होता है। जो ऊर्जा का शेष भाग है वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी अगर एचन्यू ऊर्जा का कोई फोटान आपतित हुआ तो एचन्यू दो कार्यों में व्यय होगा। कार्यफलन के बराबर भाग इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने में व्यय होगा और शेष जो भाग बचा एचन्यू माइनस डब्ल्यू वो इनको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। यानी यहां से आपको क्या मिला? एचन्यू बराबर डब्ल्यू प्लस ई। और डब्ल्यू क्या है? कार्यफलन है। आप लिख सकते हैं ई के बराबर एचन्यू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू बराबर आपको पढ़ाया गया है एचन्यू 0, एचन्यू माइनस एचन्यू 0, यानी ई के बराबर एच म्यू माइनस म्यू 0। ये जो समीकरण है यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। और ई के क्या है? ई के को हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ई के को हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई के बराबर हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ई के बराबर हो जाता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण होगा वो हो जाएगा ई के बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू 0।
तो ये आपका समीकरण जो है वो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण के अनुसार आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। हम फिर एक बार इसकी चर्चा किए दे रहे हैं। आइंस्टीन ने, आपको क्या लिखना है, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना प्लांक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर की और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन किसी स्रोत से छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन पैकेटों अथवा बंडलों को क्वांटा अथवा फोटॉन कहा जाता है। अगर फोटॉन की आवृत्ति न्यू है तो उत्सर्जित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा h न्यू है। आइंस्टीन ने बताया कि जब h न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो अपनी समस्त ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग यानी कार्यफलन के बराबर भाग इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने में व्यय होता है, शेष भाग इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। h न्यू बराबर W प्लस ई के यानी ई के बराबर h न्यू माइनस W। अगर दहली आवृत्ति न्यू जीरो है तो W बराबर h न्यू जीरो यानी ई के बराबर h न्यू माइनस h न्यू जीरो, ई के बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो। अगर इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्सिमम है तो ई के बराबर हाफ m v मैक्स स्क्वायर। तो आपका ये समीकरण जो होगा वो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाएगा। और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सभी नियमों की सफलतम व्याख्या कैसे की गई इसकी चर्चा करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से व्याख्या। तो पहली बात क्या है, जो पहला नियम है वो ये है कि किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने देखा कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब हुआ कि आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तीव्रता का मतलब आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और जब आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक फोटॉन ही उत्तरदायी है एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। यानी जो h न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन आपतित होता है तो अपनी समस्त ऊर्जा धातु के पृष्ठ में उपस्थित या धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक फोटॉन ही उत्तरदायी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक फोटॉन कोई आपतित होगा तो अपनी ऊर्जा वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। 100 फोटॉन आपतित होंगे तो 100 इलेक्ट्रॉनों को देगा। यानी अगर आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। और यही आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहीं पर यह भी स्पष्ट है कि तीव्रता बढ़ने पर न्यू नहीं बदलेगा। तीव्रता बढ़ाई गई है माने फोटॉनों की संख्या बढ़ाई गई है, आवृत्ति नहीं बढ़ाई गई। तो जब आवृत्ति नहीं बढ़ाई गई है तो आवृत्ति नहीं बढ़ेगी यानी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, और ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, मतलब ई के का मान नियत ही रहेगा। तो इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पहले और दूसरे नियम की व्याख्या होगी। अब तीसरा नियम कहता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। यानी अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम न्यू का मान बढ़ा दें तो W सबके लिए कांस्टेंट होता है, अलग अलग धातुओं के लिए W का मान नियत होता है। अगर हम न्यू का मान बढ़ा दें तो ई के का मान बढ़ जाएगा। माने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण से यह स्पष्ट है कि अगर आपको प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। यानी अधिकतम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर जरूर निर्भर करती है और आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तीसरा। अब यहाँ पर अगर न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो जाए, मान लीजिए हम ऐसा प्रकाश आपतित करा रहे हैं न्यू लेस देन न्यू, तो ई के क्या होगा, ई के निगेटिव होगा।
अधिकतम गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यानी अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम रखते हैं, न्यूनतम मान से कम रखते हैं, तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इसे देहली आवृत्ति कहा गया और इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का चौथा नियम। अब एक नियम बचा, पांचवा नियम, वो क्या है, जैसे ही धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, उनका कोई इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन की ऊर्जा को अवशोषित करके तुरंत ही उत्सर्जित हो जाता है। यानी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पांचवा नियम है। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सभी नियमों की सफलतम व्याख्या आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर कर दी गई। ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण स्थापित कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल आपका बनता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण स्थापित कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ कुछ छोटे सवाल भी बनते हैं कि जैसे ये बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक फोटॉन उत्तरदायी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि जितने फोटॉन आपतित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्त है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। अगर कम है तो उत्सर्जन ही नहीं होगा। तो उत्सर्जन तभी होगा जब फोटॉन की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से अधिक है। यानी मतलब ये हुआ कि जितने फोटॉन आपतित होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। फोटॉन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के अलावा भी अनेक प्रक्रम ऐसे हैं जिनमें वो भाग लेता है, अनेक प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें वो भाग लेता है। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की संख्या का जो अनुपात है वो एक से भी काफ़ी कम रहता है। यानी एक नहीं हो सकता है। जितने फोटॉन आपतित होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्योंकि जितने फोटॉन आपतित होते हैं उनमें से कुछ फोटॉन दूसरे प्रोसेस में भी भाग ले लेते हैं। इस प्रकार से जो इनका अनुपात है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आपतित फोटॉनों की संख्या का अनुपात सदैव एक से कम रहता है। धातु की सतह की विशेष अभिक्रिया के द्वारा इस अनुपात का मान हम बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेष अभिक्रियाएं हैं, उनको करके इस रेशियो के मान को बढ़ाया जा सकता है। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना का पूर्ण समाधान किया और इसी कार्य के लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। और बिल्कुल इनका जो लेनार्ड और मिलिकान का एक्सपेरिमेंट था, उसके जो नियम थे, उनकी सफलतम व्याख्या इसके आधार पर की गई। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव आधुनिक क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम थ्योरी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सहयोगी साबित हुआ। इसका जो योगदान है वो बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व इसका है। तो ये बात हुई। अब बात हुई फोटॉन की बात करें अगर हम, तो फोटॉन के संबंध में किसी भी स्रोत से विकिरण फोटॉनों के रूप में उत्सर्जित होता है, अभी हमने बताया। और ये सरल रेखा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी प्रकाश की चाल से संचरित होता है। इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, सरल रेखा में चलता है। अगर हम तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू कहें तो जो फोटॉन की ऊर्जा है E = hc/λ, और अगर न्यू कहते हैं तो E = hν, ये प्रकाश की ऊर्जा हो जाएगी या फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी। एक ही स्रोत से सभी फोटॉन जो उत्सर्जित होते हैं वो निर्वात में समान वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। अगली बात कि जब कोई फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, जो कि अपवर्तन की क्रिया होती है। इसलिए तरंगदैर्ध्य और वेग बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान होगा, तो कई विकल्प होंगे। विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होगा। और गतिक द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। गतिक द्रव्यमान आप इससे निकाल सकते हैं और hν,
तो m बराबर हो जाएगा hν बटा c स्क्वायर। ये गतिज द्रव्यमान हुआ, जबकि विराम द्रव्यमान इसका 0 है। अगर हम फोटान के संवेग की बात करें तो फोटान का संवेग m गुणे c होगा। m का मान hν बाई c स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आएगा hν बाई c, और न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है, तो h बाई लैम्डा होता है। ये आपको फोटान का संवेग प्राप्त हो जाएगा। इसको आप क्रम से इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये बात हुई कुछ फोटान से महत्वपूर्ण बातें। प्रकाश की जो कण प्रकृति है, यानी द्रव्य तरंगे क्या हैं, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया कि जो द्रव्य तरंगे हैं, यानी जो तरंगे हैं, उनमें या ये कह सकते हैं कि द्वैती प्रकृति होती है। द्रव्य तरंगों में कण प्रकृति भी होती है, तो तरंग प्रकृति भी है, कण प्रकृति भी है, और इसी को ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा गया। तो जैसे प्रकाश में दोहरा व्यवहार होता है, प्रकाश दोहरा व्यवहार करती है, वैसे द्रव्य तरंगे भी दोहरा व्यवहार करती है। तो द्रव्य तरंगों यानी कणों की तरंग प्रकृति क्या है? लुईस डी ब्रॉगली ने यह तर्क बताया या तर्क प्रस्तुत किया कि गतिशील कण सदैव एक तरंग से संबद्ध होते हैं, अर्थात कणों की गति के साथ सदैव तरंगे विद्यमान रहती हैं, और फोटान में तरंग के गुण भी विद्यमान होते हैं। यानी फोटान जो कण है उसमें तरंग की प्रकृति भी पाई जाती है। डी ब्रॉगली की इस अभिधारणा को ही द्रव्य की द्वैती प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर कहा गया। द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है, बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटान आदि जब गतिशील होते हैं तो वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। यानी गतिमान अवस्था में इनकी जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति होती है, तरंग के रूप में व्यवहार करते हैं, और द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे यानी मैटर वेव्स कहा जाता है। इन्हें ही डी ब्रॉगली तरंगे, डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा गया, और इनकी तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहा गया। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया गया उसी प्रकार से था, क्योंकि E बराबर आप जानते हैं hν होता है, और E बराबर mc स्क्वायर भी होता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो hν बराबर mc स्क्वायर होता है, और इस प्रकार से m का मान यहाँ से अभी हमने लिखा भी था, वही मान यहाँ हो जाएगा hc बाई लैम्डा c स्क्वायर, तो m बराबर हो जाएगा h बाई c लैम्डा, और एक समीकरण आपके पास ऊपर आया है hν बाई c स्क्वायर। ये फोटान का द्रव्यमान हो जाएगा, और जहाँ द्रव्यमान होता है वहीं हम अगर तरंगदैर्ध्य निकालना चाहें तो फोटान से संबद्ध तरंगदैर्ध्य क्या होगी? m गुणे c। m माने h बाई c लैम्डा, और c तो h बाई लैम्डा, ये p का मान हुआ, और इसी को हम h और लैम्डा बराबर न्यू बाई लैम्डा को हम, क्योंकि न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर ये न्यू बराबर c बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर c बटा न्यू यानी hν बाई c। तो p का मान हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगर तरंगदैर्ध्य की बात की जाए, फोटान से संबद्ध तरंगदैर्ध्य, तो लैम्डा बराबर h बटा p। अब तरंगदैर्ध्य कहाँ संबद्ध होगी? जहाँ तरंग होगी। इस तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि चूंकि फोटान से तरंगदैर्ध्य संबंधित है, इसलिए ये निश्चित रूप से कण के रूप में व्यवहार तो करता है, लेकिन जब विराम में होता है और जब गत की अवस्था में होता है तो तरंग की भांति व्यवहार करता है, और यही ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है। इसके साथ साथ जो द्रव्य तरंगों के गुण हैं वो क्या हैं? लैम्डा समानुपाती 1/m। आपने यहाँ देखा लैम्डा समानुपाती 1/m, यहाँ से यह m समानुपाती 1/लैम्डा, यानी हल्के कणों से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। अगर हल्के कण हैं तो उनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी, और लैम्डा समानुपाती 1/v, यानी जो हल्के कण हैं उनका वेग भी अधिक होगा, हल्के कणों का वेग अधिक होगा। और तीसरी बात कि द्रव्य तरंगें आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, आवेशित और अनावेशित सभी प्रकार की गतिमान कणों से बद्ध तरंगदैर्ध्य का मान जो है द्रव्य तरंगों के लिए, यानी द्रव्य तरंगें आवेश पर निर्भर
नहीं करती। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल आवेशित कणों के उच्च आवृत्ति से कंपन करने पर ही उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर h/m इंटू c प्राप्त किया जा सकता है और उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक स्थापित किया गया। तो इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि लैम्डा बराबर h/mv होता है और k बराबर गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। अगर यहाँ से हम v का मान निकालें तो आएगा √2k/m और यहाँ रख दें तो लैम्डा बराबर h/m और 2k, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो h/√2mk, ये लैम्डा का मान आ जाएगा। अब ये जो समीकरण मिला ये किसी भी गतिमान कण के लिए गतिज ऊर्जा के पदों में द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक होगा। अगर हम एक ऐसे कण की बात करें जिसकी जो v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है तो उसके लिए k का मान हो जाएगा ev। k का मान जब ev रखेंगे यानी ऊर्जा जूल में तो h/√2 mev। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा अगर हम निकालेंगे तो h का मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड और 9 × 10⁻31। ई का मान आप जानते हैं 10⁻19 और बी। और इसका जब कैलकुलेशन किया गया तो ये पूरा कैलकुलेशन आया √150/v और गुणे 10⁻10 मीटर आएगा और इसी को लिखा गया √150/√v एंगस्ट्रॉम। और 150 का वर्गमूल 12.27 आएगा, यानी इसको हम लैम्डा बराबर लिख सकते हैं 12.27। ये द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक हुआ। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य से ज्ञात की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर आपको सवाल भी परीक्षा में मिल सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलना है, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। न्यूमेरिकल की चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। इससे जो 60 क्वेश्चन है हमने उसकी चर्चा की है। देहली तरंगदैर्ध्य, देहली आवृत्ति, कार्यफलन आदि सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे लैम्डा 0 दिया है, न्यू 0 दिया है तो W निकालने कहा जा सकता है, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन निकालने कहा जा सकता है। इस तरीके के छोटे सवाल हो सकते हैं। बाकी कुछ इस तरीके के सवाल हो सकते हैं कि तीव्रता पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा नहीं करती है। तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो इन प्रश्नों के जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर थ्योरी आपकी यहीं ख़त्म है। कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। अगले सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे।